हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है स्पेक्ट्रल थ्योरम फॉर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसिस। ये हमारे पास जो थ्योरम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, और हमें एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये देखने के लिए मिलती है 16 मार्क्स में। तो इसको बेटा ध्यान से समझना। ये थोड़ी सी लॉन्ग है, बट ये ऐसा नहीं है कि मतलब टिपिकल है, समझ नहीं आएगी, इजी है। ये जो है पूरा जो इसमें यूज किया गया है, जिससे पहले जितनी भी हमने यूनिट 3 में अपनी थियरम्स करी है, तो उसी से थोड़ा सा ये सब रिलेटेड है। बाहर से इसमें कुछ नहीं आया है, तो बहुत ज़्यादा इजी है। थोड़ा सा लॉन्ग है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रल थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट क्या है। देन फिर जब स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो हम इसके प्रूफ पर चलेंगे। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा रीड करते हैं थ्योरम को, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और समझकर ही इसका प्रूफ करेंगे। लेट टी बी एन ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस एच। मेरे पास यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हिल्बर्ट स्पेस हम लेंगे वो फाइनाइट डायमेंशनल लेंगे। क्लियर? और उसी फाइनाइट डायमेंशनल में हमने यहाँ पर एक ऑपरेटर टी माना है। क्लियर बेटा? लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 करते करते लैम्डा m बी द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज फॉर t। अब देखो मेरे पास जो t ऑपरेटर है वो फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस पे है, तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे आइगन वैल्यूज मान रहे हैं वो भी फाइनाइट होंगी, ठीक है, लैम्डा 1 से लैम्डा m। और हमें ये भी पता है कि जो आइगन वैल्यूज होती हैं हर आइगन वेक्टर के लिए अलग अलग होती है, तो यहाँ पे जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी सब डिफरेंट होंगी, या डिस्टिंक्ट यहाँ पे लिखा हुआ मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है, 40 के लिए। अब बेटा जहाँ पे ये मेरे पास जो क्या नाम है आइगन वैल्यूज हैं, और तो इनका ये जो है इनके लिए कोई स्पेसिस भी होगा, जैसे हमने म्यू स्पेस टी बोला था उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन स्पेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने लेट किया कि m1 m2 सो ऑन mm, ठीक है, ये मेरे पास जो है बी देयर करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेसिस। कैसे? लैम्डा 1 के लिए जो मेरे पास आइगन स्पेस है वो m1 है, लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग m2 है, लैम्डा m के करस्पॉन्डिंग mm है, ठीक है। एंड यहीं पर हमने माना है लेट p1 से लेके p2, p1 p2 से लेके pm, ये मेरे पास प्रोजेक्शन है इन दीज आइगन स्पेसिस। जितने भी मेरे पास ये आइगन स्पेसिस है ना, इन पर मैंने प्रोजेक्शन मान ली। क्लियर बेटा? देन द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट आर ऑल इक्विवेलेंट टू वन अनदर। जितनी भी यहाँ पे ये तीन स्टेटमेंट हैं ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। अब देखो बेटा इक्विवेलेंट के हमारे पास दो प्रोसीजर होते हैं, हमेशा मैं आपको बताती आई हूँ। फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू फर्स्ट, थर्ड टू सॉरी सेकेंड टू थर्ड, थर्ड से सेकेंड, फिर फर्स्ट से ये वाला, इस तरीके से हो गया ना, दो स्टेप हो गए। देन जो सेकेंड मेथड होता है वो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट, इस तरीके से एक सर्कल चेन की रूप में चलता है, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में हम क्या करते हैं, चेन वाला ही लेते हैं। वन फर्स्ट से सेकेंड करूंगी, सेकेंड से थर्ड करूंगी, थर्ड से फर्स्ट करूंगी, तो यही प्रोसीजर यहाँ पे होगा। देन अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो हम बोल रहे हैं स्टेटमेंट ये क्या है और कैसे इक्विवेलेंट है, वो हम इसके प्रूफ में देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, द एमाइज आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल एंड स्पेन एच। जितने भी मैंने यहाँ पे ये m1 m2 m जो हमारे पास आइगन स्पेसिस है ना वो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है। क्लियर? एंड स्पेन एच। सेकेंड मेरे पास क्या है, द पी जो मेरे पास प्रोजेक्शन है वो भी पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है। आज जैसे ही ये पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है तो यहाँ पे जो मेरे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो इन प्रोजेक्शन का सम है, एंड जो टी ऑपरेटर है मेरे पास वो इस तरीके से है, ठीक है। एंड थर्ड क्या है मेरे पास, टी इज नॉर्मल। ओके बेटा, तो स्पेक्ट्रल थ्योरम हमारे पास क्या है, फर्स्ट है हमारे पास कि हम जो स्पेक्ट्रल थ्योरम की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। तो यहाँ पे जो हिल्बर्ट स्पेस हम लेंगे बेटा वो क्या लेंगे हम, फाइनाइट डायमेंशनल
इतना क्लियर समझ आ गया बेटा? आई होप इतना क्लियर होगा। ये मेरे पास क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल। इस फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में मैंने एक ऑपरेटर ले लिया टी, ठीक है। फिर क्या किया गया है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 करके लैम्डा m मैंने ये आइगन वैल्यूज ले ली। अब देखो जब मेरे पास जो हिल्बर्ट स्पेस है वो ही फाइनाइट डायमेंशनल का है, तो वहां पे जो हमारे पास आइगन वैल्यूज होंगी वो भी तो फाइनाइट होंगी। तो वही चीज हमने लैम्डा m तक माना है। और हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास जो लैम्डा जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट होंगी फॉर टी के लिए। क्लियर बेटा? क्योंकि जब भी हम बनाते थे टी एक्स बराबर लैम्डा एक्स, इस तरीके से या म्यू एक्स, हम अब तक फॉर्म में म्यू एक्स की फॉर्म में चले हैं, तो हमारे पास एक आइगन वेक्टर के लिए आइगन वैल्यू मतलब यूनिक होती थी। ऐसा नहीं कि एक वेक्टर के लिए दो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक ही, दूसरे वेक्टर के लिए दूसरी, एक के लिए दो नहीं होती थी। अगर मैंने वहां पे दो मानी भी थी तो वो मैंने बाद में दिखा देती कि वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि एक वेक्टर के लिए, आइगन वेक्टर के लिए मेरे पास एक ही आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती है या होती है, यूनिक, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास यहाँ पे सब यूनिक यूनिक होंगे आइगन वैल्यूज, जब यूनिक होंगी तो ये डिफरेंट डिफरेंट, वही चीज है। इतना क्लियर? अब क्या किया है, इन्हीं आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जैसे हमारे पास आता है टी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स हो गया, ठीक है। तो ये वेक्टर मेरे पास जाते हैं हिल्बर्ट स्पेस से। तो इस तरीके का जो स्पेस होता है उसको हम म्यू स्पेस या आइगन स्पेस बोलते थे, जैसा कि मैंने बताया था। तो वहां पे इन्होंने मान लिया कि जब लैम्डा 1 की हम बात करेंगे तो वहां पे मेरे पास आइगन स्पेस m1 होगा, लैम्डा 2 की बात करेंगे तो m2 होगा, लैम्डा m की बात करेंगे तो mm होगा आइगन स्पेस, ठीक है। इस तरीके से टी एक्स लैम्डा 1 एक्स, तो x बिलोंग्स टू h, मतलब यहाँ पे कोई भी, ठीक है। तो इस तरीके के जो लैम्डा 1 मेरे पास क्या होंगे, आइगन वैल्यूज होंगे, उसके लिए जो आइगन स्पेस होगा वो होगा m1। सिमिलरली x लैम्डा 2 के लिए m2, mm के लैम्डा m के लिए mm। ओके, अब देखो मैंने आइगन स्पेसेस मान लिए इनके करस्पॉन्डिंग। अब क्या करना, जब मैं जैसे ही मैंने यहाँ पे आइगन स्पेसेस माने तो इनके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे मान ली प्रोजेक्शन की, m1 पे p1 प्रोजेक्शन है, m2 पे p2, mm पे pm, वो चीज मान ली। अब ये चीज तो हमने माना है कि t मेरे पास एक ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशनल में, ये मेरे पास आइगन वैल्यूज है जो कि डिफरेंट है, फिर ये आइगन स्पेसिस हैं, देन इनके करस्पॉन्डिंग फिर इन पर प्रोजेक्शंस है, और उसके बाद मेरे पास तीन स्टेटमेंट हैं, वो क्या होंगी, इक्विवेलेंट। तो आई होप अब तक आपको ये चीजें माइंड में सेट होगी, रटने की जरूरत नहीं है, क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। माइंड में चीजें सेट करो वन बाय वन, कि पहले फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस लिया, फिर उसमें एक ऑपरेटर लिया, फिर हमने उसमें आइगन वैल्यूज ली जो कि डिफरेंट हैं ऑपरेटर टी के लिए, फिर उसमें आइगन स्पेसेस लिए, आइगन स्पेस लेने के बाद उन पर हमने प्रोजेक्शंस मानी आइगन स्पेसेस की, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास तीन स्टेटमेंट हैं जो कि क्या है, इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। अब पहले स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि जो मेरे पास एमआईज हैं आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। पेयर वाइज का मैंने आपको बोला था, अगर मैं दो की, ये मेरे पास आइगन स्पेस है ना, दो आइगन स्पेस ले लूं एम आई एम जे, ठीक है, ऑर्थोगोनल का साइन ये होता है। अब पेयर वाइज का मतलब क्या होता है कि आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब ये दोनों सेम सेम ना हो। अगर मैं m1 लूं तो वो m2 के साथ, m1 लूं तो m3 के साथ, बट m1 के साथ, मतलब दोनों सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, ये होता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है। एंड स्पैन एच, स्पैन एच का मतलब क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस का मैं कोई भी वेक्टर लूं वो इनके जो वेक्टर होंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके यूनिकली, ठीक है। एंड पी आई पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, इसका भी मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक प्रोजेक्शन में p1 ले लूं, दूसरी p2 ले लूं, वे ऑर्थोगोनल तो होंगे, या आई का ही समझ लो, आई जे में ही, ठीक है, बट आई नॉट इक्वल टू जे पेयर वाइज, मतलब प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनल है पर पेयर वाइज कब होंगी, जब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे।
तो वही चीज, फिर ये मैंने आपको बता दिया, देन टी नॉर्मल। ठीक है, तो अब हमने इसमें इक्विवेलेंट वाला करना है, तो हमारे पास क्या होते हैं, दो मेथड होते हैं, और मैंने आपको बता दिया। देखो 3 स्टेटमेंट है, तो पहला मेथड क्या होता है, फर्स्ट में से मैंने सेकंड किया, प्रूफ किया, सेकंड से फिर फर्स्ट कर दिया, फिर सेकंड से मैंने थर्ड प्रूफ किया, और थर्ड से सेकंड, तो ये साइकिल यहीं पे खत्म हो जाती है। बट जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, फर्स्ट से सेकंड प्रूफ करते हैं, फिर सेकंड से थर्ड प्रूफ करते हैं, फिर थर्ड से हम वापस फर्स्ट प्रूफ करते हैं। तो हम ये वाला प्रोसीजर अपनाएंगे। क्लियर बेटा? अब देखो, पार्ट फर्स्ट मैंने लिख दिया, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे पास स्पेक्ट्रल थ्योरम है, ये स्टेट एंड प्रूव आती, मतलब स्टेटमेंट एंड प्रूव आती है, तो इसकी स्टेटमेंट आपको खुद लिखनी होगी। तो इसके फिर जब हम प्रूफ करेंगे तो ये गिवन पोर्शन लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट आप लिख रहे हो ऑलरेडी। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको समझ होगी, सिर्फ टिप्स पे याद रखना है कि ये मुझे लेना है, फिर इसके बाद ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये, फिर उसके बाद मेरे पास ये 3 स्टेटमेंट इक्वल हो जाएंगी, जो मेरे पास आइगन स्पेसिस पे है, प्रोजेक्शंस पर है, और टी नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका फर्स्ट पार्ट हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट से इम्प्लाइज सेकंड, कि मैं ये वाला पोर्शन मानूंगी और ये मैं प्रूफ करूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट ही करेंगे, क्योंकि ये काफी लॉन्ग है, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट इम्प्लाइज टू सेकंड प्रूफ करेंगे। अब देखो, फर्स्ट इम्प्लाइज टू सेकंड करेंगे, तो मैं सपोज करूंगी कि जितने भी मेरे पास आइगन स्पेसिस है, तो वो क्या होंगे, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होंगे, एंड देन स्पैन एच। ठीक है, अब मुझे प्रूव क्या करना होगा कि मेरे पास जितनी भी प्रोजेक्शंस हैं वो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होंगी, देन आइडेंटिटी ऑपरेटर इसके इक्वल होगा, एंड जो मेरे पास ऑपरेटर है वो ये होगा। इतना क्लियर बेटा? नाउ अब मेरे पास गिवन क्या है, MIs आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल एंड स्पैन H। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, दिस MI ऑर्थोगोनल MJ, जहां पे I और J दोनों इक्वल नहीं है, तो ये चीज यहाँ से यहाँ, इतना क्लियर इसी चीज से। देन स्पैन का मतलब क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस का हर एक वेक्टर जो हमारे पास होगा, जैसे ये है ना मेरे पास MIs, ठीक है, ये स्पैन कर रहा है H को, तो हिल्बर्ट स्पेस का हर एक वेक्टर, एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली इन द फॉर्म, मतलब क्या बोलते हैं स्पैन का मतलब कि इसका हर एक वेक्टर इनके वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा, कि इसके हर एक वेक्टर को मैं इनके वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दूंगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे यूज किया गया है कि कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली इन द फॉर्म, और जो यहाँ पे हम ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाला पोर्शन लिखते हैं ये यूनिकली होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से हिल्बर्ट स्पेस का ले लिया वेक्टर x, तो उसको मैं लिख सकती हूँ इस फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन यही तो होता है। जैसे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, S में मेरे पास α1 α2 सो ऑन αn ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, और मेरे पास ये S जो है वो स्पैन कर रहा है V मीन्स वेक्टर स्पेस, में वैसे बता रही हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका हर एक वेक्टर इसके वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। मैंने माना कि x बिलोंग कर रहा है V से, तो अगर x बिलोंग कर रहा है V से, तो इसको मैं लिख सकती हूँ इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, A1 A2 A3, सॉरी A3 नहीं AN आएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखा है, ये मेरे पास वेक्टर्स है, तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ये स्केलर आते हैं जो कि फील्ड से आते हैं। ठीक है, फील्ड आप कुछ भी मान लो, यहाँ पे फील्ड जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पैन का मतलब समझने की कोशिश करो कि स्पैन का मतलब होता है इसका हर एक वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर, इनके
वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही चीज हम लिखते हैं, और ये मेरे पास स्केलर होते हैं, ये वेक्टर होते हैं, ये वाले, इनके साथ स्केलर लगाते हैं जो कि फील्ड से आते हैं। तो वही चीज किया गया है, ये स्पैन करे एच को, तो एक्स यहाँ पे एच का वेक्टर ले लिया एक्स, और यहाँ पे जो मेरे पास ये आएंगे x1 x2, देखो एम आईज को कर रहा है, तो इसका मतलब m1 को, m2 को, m3 को, सो ऑन mm के। तो इसका मैंने x1 मान लिया, इसका x2 मान लिया, इसका x3 मान लिया, इसका xm मान लिया। ठीक है, तो इनके वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा, तो इस तरीके से आएगा ना, x1 x2 सो ऑन xm। और यहाँ पे जो स्केलर मैंने माने थे जो कि फील्ड से आते हैं, यहाँ पे उन्होंने वो 1 1 ले लिए। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लिए इन्होंने। इतना समझ आया बेटा? ठीक है, अब देखो इतना हमारे पास हो गया। वेयर एक्साइज वो बोल दिया उन्होंने कि x1 जो होगा m1 में होगा, x2 जो होगा वो m2 में होगा, x3 जो होगा वो m3 में होगा, xm जो होगा वो mm में होगा। इतना क्लियर? फॉर ईच i की वैल्यू 1 से लेके m तक। देन द एक्साइज जो हमने यहाँ पे लिए हैं आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। क्यों? उसको समझने की कोशिश करो बेटा, क्रैमिंग नहीं करनी है, स्टेप टू स्टेप चलना है। इन्होंने बोला है मेरे को ये चीज पता कि जो भी हमारे पास एमआईज हैं वो ऑर्थोगोनल, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है। तो इसका मतलब क्या है मेरे पास कि m1 ऑर्थोगोनल है m2 के, m1 ऑर्थोगोनल है m3 के, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक्साइज लिए हैं जो कि mi से हैं, ठीक है, i की वैल्यू मेरे पास 1 से लेके कहाँ तक जा रही है? m तक। तो मतलब x1 कहाँ से बिलोंग कर रहा है? m1 से, x2 बिलोंग कर रहा है m2 से, x3 बिलोंग कर रहा है m3 से। इतना क्लियर बेटा? सोन करके xm mm से। तो अब देखो ये मेरे पास m1 ऑर्थोगोनल है m2 के। इतना क्लियर समझ आया? जब दो स्पेस ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब इनके वेक्टर्स भी ऑर्थोगोनल होंगे। तो इसका वेक्टर x1 और इसका x2, तो ये ऑर्थोगोनल होंगे। सिमिलरली अगर m1 m3 से ऑर्थोगोनल है तो इसका जो वेक्टर होंगे वो इसके वेक्टर के ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब x1 ऑर्थोगोनल होगा x3 के। तो ऐसे ही अगर हम करते रहें तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी मेरे एक्साइज हैं, मतलब xi जो है वो ऑर्थोगोनल होंगे xj के। जहाँ पे यहाँ पे भी यही चीज होगा, क्योंकि सेम सेम के नहीं होगा, क्योंकि ये सेम सेम नहीं है। ठीक है, x1 x2 के ऑर्थोगोनल, x1 x3 के, x1 x4 के, x1 xm के, फिर x2 जो है x3 के होगा, x2 जो होगा x4 के होगा। इस तरीके से ऑर्थोगोनल, क्योंकि जब इनके स्पेसेस ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है, तो इनके वेक्टर्स भी होंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, और वो भी पेयर वाइज। ये पेयर वाइज है तो इसका मतलब ये भी पेयर वाइज। वही चीज मैंने आपको समझा दी। इतना क्लियर बेटा? नाउ ये मैंने बता दिया पेयर वाइज ऑर्थोगोनल का। अब देखो ये जो होगा मेरे पास mj, ये कंटेन हो जाएगा इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। अब ये कैसे? ये हर जगह यूज हुआ है, हर तरीके से यूज हुआ है। जैसे कि हम ये करते थे m ऑर्थोगोनल है n, तो मैं ये लिखती थी n जो है कंटेन हो जाएगा इसके इसमें। देखिए समझी समझाई फॉर्म में ना, है ना? ठीक है बेटा, पहले पढ़ी है ये। तो सिमिलर उसी तरीके से है, फिर भी एक बार लॉजिक के साथ समझा देती हूँ क्या किस तरीके से लिखा है। देखो मेरे पास mi ऑर्थोगोनल है mj के, जहाँ i वो ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो हमने ये चीज लिख दी mj कंटेन होगा इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बेटा व्हाट इज द दिस। बेटा इसमें वो वेक्टर जाते हैं जो m के साथ क्या होते हैं? mi के साथ ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये देखो mi ये है ना, तो इसमें वही वेक्टर जाते हैं इस पूरे में जो mi के साथ क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल। अब देखो mi के साथ ऑर्थोगोनल, यहाँ तो पूरा का पूरा mj ऑर्थोगोनल है। जब पूरा का पूरा mj ऑर्थोगोनल है तो वो इसके अंदर चला जाएगा।
तो ये चीज एक लॉजिक है। और जैसे कि मैं पहले भी मैंने इसको पूरा प्रूफ करके दिखाया हुआ कि किस तरीके से कंटेनमेंट जब हम दिखाते हैं तो इसका वेक्टर लेके चलो इसके अंदर हम पहुंचा देते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, बट यहाँ पे वो प्रूफ पूरा करने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए किस तरीके से आया है। वो देखो बेटा, इसके अंदर वो वेक्टर जाते हैं जो mi के साथ क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल। अब देखो mi के साथ ऑर्थोगोनल तो पूरा का पूरा mj है ना, तो इसका हर एक वेक्टर इसके साथ ऑर्थोगोनल होगा, तो जो भी इसके साथ ऑर्थोगोनल होगा वो इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। तो अगर मेरे पास इसके अंदर x है, इसके साथ जो ऑर्थोगोनल है x इसके अंदर, y है तो y, z है तो z, सब के सब इसके अंदर चले जाएंगे। तो इसका मतलब पूरा का पूरा mj इसके अंदर चला जाएगा ना। समझने की कोशिश कर रहे हो, mi के साथ ऑर्थोगोनल, तो ये पूरा का पूरा mi के साथ ऑर्थोगोनल है, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर चला जाएगा। क्लियर, ये लॉजिक है। समझ आ गया बेटा। नाउ अब ये चीज मैंने क्या लिख दी यहाँ पे, ये भी तो समझने की कोशिश करो बेटा। सिंस pjx इक्वल टू mjx, अब देखो छोटी क्लास में हम जैसे छोटे बच्चे करते थे वो प्रोसीजर करेंगे, कभी कभी छोटा बच्चा बन जाना अच्छा होता है। ठीक है, ये मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस है, ये हिल्बर्ट स्पेस है। यहाँ पे देख लो मैंने mj है, mj, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्शन, अगर mj की बात चल रही तो प्रोजेक्शन क्या होगी मेरे पास, pj। क्लियर, और यहाँ पे मेरे पास जो mj है वो है मेरे पास स्पेस यहाँ पे, ठीक है, आइगन वैल्यूज स्पेस जो है। इतना क्लियर हो गया mj। अब देखो मतलब इसका जो मेरे पास रेंज है, अब जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी वेक्टर लूं हिल्बर्ट स्पेस का, उस पे pj लगाऊं तो वो कहाँ जाएगा मेरे पास, mj में ही। यही तो चीज सीखते थे हम बचपन में छोटी क्लासेस में छोटे बच्चे बनकर। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस ये है, ठीक है, और यहाँ पे pj है, तो इधर से मैं कोई भी वेक्टर उठाऊं pj उस पे लगाऊं तो वो mj में जाएगा। ओके, तो वही चीज लिखा हुआ है, pjx बिलोंग्स टू mj फॉर एवरी x, हिल्बर्ट स्पेस के हर एक वेक्टर के लिए। ठीक है, अब देखो pjx ये बिलोंग कर रहा है इसमें, पर ये कहाँ कंटेन कर रहा है, इसमें, तो इसका मतलब ये भी इसके अंदर चला जाएगा। या आप दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हो कि भाई ये इसके अंदर है, पर इसके अंदर जो भी है वो सब तो इसके अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी इसके अंदर चला जाएगा। ये नॉर्मली लैंग्वेज में जैसे हम बात करते हैं। क्लियर बेटा, अब देखो ये इसके अंदर चला गया, अब ये क्या हुआ यहाँ पे बेटा, देखो बेटा mi है ना, फिर दोबारा से बच्चे बनते हैं देश, हिल्बर्ट स्पेस, यहाँ पे मेरे पास pi, ठीक है, pi के लिए यहाँ पे जो स्पेस होगा मेरे पास वो हो गया mi। अब देखो ये मेरे पास स्पेस है, यहाँ पे रेंज है, ठीक है, अगर इसके ऊपर हिल्बर्ट स्पेस में बात कर रही हूँ मैं बेटा, मैं ये लगा दूं, इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ले लूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, नल स्पेस, और किसका बन जाएगा, pi का। ठीक है बेटा, ये जब हमने अपना प्रोजेक्शन वाला पार्ट मतलब यूनिट 3 पूरा का पूरा शुरू किया था, उसमें यही चीज शुरू में समझा दी गई थी कि जब हम हिल्बर्ट स्पेस में प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो प्रोजेक्शन में ये तो मेरे पास रेंज हो गया, बट अगर मैं इस पे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लगा दूं तो ये मेरे पास नल का काम करेगा। तो ये मेरे पास क्या काम कर रहा है बेटा, नल का। किसका नल स्पेस है ये, पी आई का। ठीक है, इतना क्लियर रखना। अब देखो मेरे पास जो ये वेक्टर है पीजे एक्स बिलोंग कर रहा है mj से, ये इसमें mi से, सॉरी बेटा, इसके अंदर है, और ये मेरे पास क्या वर्क कर रहा है बेटा, नल स्पेस का। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस की डेफिनेशन ये इसके अंदर गया है, ये कब गया होगा, ध्यान रखना। ये पीजे थोड़ा सा अच्छा से बड़े करके समझाती हूँ जो माइंड में एक बार ही सेट हो जाए। यहाँ पे pi है, यहाँ पे ये मेरे पास mi है, और जो मेरे पास ये होगा बेटा ये हो जाएगा मेरे पास इधर की साइड, नल स्पेस इधर होता है ना, ये चीज ध्यान रखो। तो ये होता है मेरे पास नल स्पेस। अब बेटा कोई भी वेक्टर
नल स्पेस में कब एंट्री करता है, अगर मैं उस पे पी आई लगाऊं और मुझे सामने वाले की जीरो मिल जाए। तो देखो बेटा यहाँ पे ये मेरे पास पी जे एक्स जा रहा है नल स्पेस में, इसके अंदर एंट्री कर दी इसने। पी जे एक्स जो है इसके अंदर बैठा है नल स्पेस के अंदर। तो बेटा ये कब गया होगा, जब मैंने इस पे पी आई लगाई होगी इस वेक्टर पे और मुझे सामने वाले का जीरो मिल गया होगा, तभी इसने एंट्री की होगी। उसके अलावा ये नहीं जा सकता बाय द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस। ठीक है, क्योंकि ये नल स्पेस है, ये नल स्पेस के अंदर इसने एंट्री की हुई है, तो नल स्पेस के अंदर वो तभी जाएगा जब इस पे मैं ये पी लगाऊं और मुझे सामने वाले की जीरो मिल जाए। यही डेफिनेशन है नल स्पेस की। तो वही चीज यहाँ पे की गई है बेटा, फॉर एवरी एक्स, हर एक एक्स के लिए। इतना समझ आ गया बेटा, क्लियर। पी आई पी जे एक्स इक्वल टू जीरो कैसे, क्योंकि ये नल स्पेस में है, नल स्पेस के अंदर गया है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है उस पर मैंने वो लगाई होगी और मुझे सामने वाले की जीरो मिल गई होगी। ठीक है बेटा। अब देखो पी आई पी जे एक साथ ले, अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये चीज और समझने की कोशिश करना। मेरे पास आ गया दिस पी आई पी जे, मैंने एक साथ ले लिया, ये एक्स यहाँ पे इक्वल टू जीरो। तो हिल्बर्ट स्पेस की जब हमने शुरू में बात की थी, हर एक वेक्टर की बात चल रही थी फॉर एवरी एक्स, तो फॉर एवरी एक्स की बात चल रही थी। अब देखो हिल्बर्ट स्पेस के हर एक वेक्टर के लिए अगर मैं उस पर ये वाली प्रोजेक्शन लगा रही हूँ तो मुझे वापिस जीरो मिल रहा है। तो अब देखो जीरो ऑपरेटर आपने सुना होगा, वो एक ऐसा ऑपरेटर है कि उसके साथ मैं जो भी लाती हूँ ना मुझे वापस जीरो मिल जाता है। तो देखो हिल्बर्ट स्पेस का मैं नॉन जीरो वेक्टर लेके आई, कुछ भी लेके आई, उस पे मैंने ये लगाया, मुझे वापस जीरो ही मिल रहा है। हिल्बर्ट स्पेस के बहुत सारे वेक्टर होंगे, x1 x2 x3 x4, कुछ भी हो सकते हैं, जो भी उठा के ला रही हूँ ना उस पे ये लगाया और मुझे जीरो बना दिया इसने। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये खुद का खुद जीरो हो, बाय द डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑपरेटर। ये सिर्फ जीरो ऑपरेटर के ही मतलब जीरो ऑपरेटर के लिए ही पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो सकता कि हिल्बर्ट स्पेस के कोई भी वेक्टर लेके आओ आप और मैं लेके आई और आप उस पे मैंने इसको लगाया और इसने जीरो बना दिया। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये जीरो ऑपरेटर हो, इसकी अपनी एक पहचान है। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे पी आई पी जे जीरो हो गया, पर कब हुआ, जब ये दोनों शुरू में ही हम लेके चल रहे हैं नॉट इक्वल टू जी। अब बेटा मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या प्रूफ करना था, पी आई, ये तो आई गया मेरे पास, पी आई एंड पी आईज आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। एक मिनट बेटा, मुझे ये पेयर वाइज ऑर्थोगोनल प्रूफ करना था, मतलब पी आई पी जे ऑर्थोगोनल प्रूफ करने थे, दिस नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज आई है, इससे मैं बोल सकती हूँ कि दीज आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। कैसे, ये माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा ना। देखो बेटा हमने एक थ्योरम करी थी, मैं वो थ्योरम दिखा देती हूँ, पेयर वाइज वाला पोर्शन। थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं, एक मिनट। यहाँ पे ये वाली थ्योरम, पी आईज आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल मीन्स पी आई पी जे इक्वल टू जीरो जब आई नॉट इक्वल टू जे। समझ आ गया। जब भी हम पेयर वाइज ऑर्थोगोनल की बात करते हैं प्रोजेक्शन में, ठीक है बेटा, जब हम प्रोजेक्शन में ऑर्थोगोनैलिटी की बात करते हैं तो उसके लिए वो तभी ऑर्थोगोनल होंगी जब वो ये होंगी आई नॉट इक्वल टू जी, उस थ्योरम से। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये चीज दिखाई कि आई नॉट इक्वल टू जे, तो इस ये प्रोजेक्शन पी आई पी जे इक्वल टू जीरो, तो मतलब ये क्या हो गया मेरे पास पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। पेयर वाइज मैंने इसलिए बोला कि आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है, और ऑर्थोगोनल इसलिए क्योंकि दो प्रोजेक्शन तभी ऑर्थोगोनल होती हैं, जैसे पी और क्यू होते हैं ना मेरे पास। ऑर्थोगोनैलिटी की मैंने बताया था जब हम प्रोजेक्शन में ऑर्थोगोनल पढ़ते हैं, पी और क्यू कब ऑर्थोगोनल होंगे, जब पी क्यू इक्वल टू जीरो होंगे। तो वही चीज यहाँ पे यूज की गई है, वो थ्योरम मैंने आपको बता दी क्योंकि वो पी आई पी जे में थी तो आपको समझने में कंफर्टेबल होगा, पर वो चीज समझो
जो लॉजिक है कि मेरे पास दो प्रोजेक्शन दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनल कब होती हैं, जब वो पी क्यू इक्वल टू 0 हो। तो पी आई और पी जे ऑर्थोगोनल दिखाना है तो पी आई पी जे इक्वल टू 0, और ये दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे, तो पेयर वाइज होगी। ठीक है, तो हमने एक पार्ट तो इसका मतलब एक केस कर दिया कि पी आईज आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। नाउ हम प्रूफ करेंगे दिस एंड इसके बाद दिस। तो नाउ वी विल प्रूव दिस, और इसके लिए हमने क्या किया कि मैंने ले लिया पी आई एक्स, ये चीज ले ली मैंने। ठीक है बेटा, कैसे ली, मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, दोनों साइड मैंने पी आई अप्लाई कर दिया, जो प्रोजेक्शन है ना पी आई वो अप्लाई कर दिया मैंने दोनों साइड। ठीक है, अब जब यहाँ पे अप्लाई किया, अब मेरे पास प्रोजेक्शन जो होती है वो लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो अंदर अप्लाई पी आई एक्स वन पी आई एक्स टू, दिस अलग अलग लिख दिया क्योंकि एक साथ है तो अलग अलग। ठीक है, पूरा लिख दिया बेटा। अब इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे 0 0 दिस वन, ये ऐसे लिखा और ये सारा 0। अब ये क्यों लिखा देखो बेटा, पी आई है। अब मैं एक चीज समझाना चाहूंगी, मैंने जो थ्योरम अभी आपको दिखाई थी ना बेटा, यही चीज सेम काम किया था हमने उस थ्योरम में, वही चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। हमें पास ये दोनों पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा था, अभी मैंने आपको बताया, और ये सारे के सारे मेंबर इसके अंदर चलेगा। देखो x बिलोंग कर रहा है अगर mj से, ठीक है, तो वो ये इसके अंदर है तो मतलब ये भी इसके अंदर चला जाएगा। यहाँ से देखो तो x किसके अंदर चला गया, इसके। अब ये नल स्पेस है, mi जो है वो नल स्पेस है किसका, pi का, तो मतलब इस पे अगर मैं pi लगाऊं तो सामने वाले की 0 मिल जाएगी। ये चीज मेरे पास आ गया, ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ, यही सेम चीज मैंने वहां पे आपको समझाई थी। अब देखो ये x किसका है मेरे पास, mj का, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, मेरे पास x है mj का और इस पे प्रोजेक्शन लग रही pi, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 4 i नॉट इक्वल टू j। अब देखो ये i है pi, ठीक है, और ये जो x है ये mj का है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। इस तरीके से देखना कि मेरे पास pi प्रोजेक्शन है पर जो ये वेक्टर है ये किसी दूसरे रेंज से है। ठीक है, सेम रेंज से नहीं है, दूसरे रेंज से है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब देखो pi है तो x1 किससे है, m1 से, तो सेम सेम नहीं है तो वैल्यू 0। x2 किससे है, m2 से, सेम सेम नहीं है तो 0। अब यहाँ पे मैंने जब इसको ओपन किया था तो यहाँ पे कहीं ना कहीं xi भी वेक्टर होगा, तो pi xi, तो ये मेरे पास xi किससे है, mi से, सेम सेम है, तो इसका हम अभी कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज रखेंगे। अब देखो pi xm किसका है, mm का, तो i और m डिफरेंट डिफरेंट, तो इसकी वैल्यू भी क्या है 0। तो ये चीज यहाँ से आए हैं कि वेक्टर को देखेंगे किसकी रेंज में है, m1 में है, m2 में, फिर चेक करो i और m, यहाँ पे i है यहाँ पे 1 है, डिफरेंट 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 डिफरेंट, यहाँ पे सेम है छोड़ देते हैं, यहाँ पे डिफरेंट 0। क्लियर बेटा, ये चीज देखनी है कि डिफरेंट डिफरेंट हो। ओके, वही चीज यहाँ पे यूज किया गया है, और अभी मैंने ये चीज यहाँ पे भी कराई है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे j था pjx, वहां पे यहाँ पे यूज किया सिंपल x का। ठीक है, सिर्फ ये चेक करना है ये कहाँ से कर रहा है, फिर दोनों का सेम देखो, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है तो 0, सेम है तो ऐसे छोड़ दो। तो वही चीज यहाँ पे किया है, 0 बन गया, सिर्फ ही रह गया। ओके, अब ये थ्योरम तो आपको अब तक मतलब माइंड में सेट होगी होगी कि क्या है, इफ pi इज द प्रोजेक्शन ऑन mi, देन अगर xi बिलोंग कर रहा है mi से, इफ एंड ओनली इफ pi xi इक्वल टू mi, वो सॉरी xi। अब देखो ये xi जो है मेरे पास किस में बिलोंग कर रहा है, mi में, mi का ही तो है, यहाँ पे xi बिलोंग कर रहा है mi से, और ये मेरे पास mi पे जो है प्रोजेक्शन है, तो इसका मतलब अगर मैं इस पे इस वेक्टर पे pi लगाऊं तो मुझे एज इट इज xi मिलेगा। ये वेक्टर लगाने पे हम कैसे पढ़ते हैं, अगर कोई भी वेक्टर रेंज में है तो उस पे जो प्रोजेक्शन अगर मैं लगाऊं तो मुझे वो वेक्टर एज इट इज मिल जाएगा। तो ये xi मेरे पास mi में है,
एम आई क्या है, पी आई की रेंज है, तो मतलब अगर मैंने इस पे पी आई लगाई होगी तो मुझे ये वेक्टर एज इट इज मिला होगा। इतना क्लियर बाय दिस थ्योरम कि कहीं पर ये है तो मैं ये लिख सकती हूँ ना, तो मेरे पास पी आई प्रोजेक्शन भी है एम आई पे और ये एम आई से बिलोंग कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो ये चीज मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ। क्लियर बेटा? तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, आई की वैल्यू में 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, m तक, तो मेरे पास ये चीज आ जाएंगी। तो कहीं पे मेरे पास p1x होगा तो मैं इसको बोल सकती हूँ इक्वल टू x1, p2x होगा तो इक्वल टू x2, इस तरीके से। अब मेरा मेन टारगेट क्या है बेटा, मुझे तो ये प्रूफ करना है, देन ये प्रूफ करना है। तो आई एक्स, अब इस मैं लेके चलूंगी इसको आई एक्स, इसके साथ आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ ना एक्स लेके चलूंगी, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ एक्स लिया। अब एक्स की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास, ये पूरी की पूरी, तो मैंने ये, अब देखो ये चीज क्या किया है वो चीज बता देती हूँ। मेरे को आइडेंटिटी इक्वल टू कुछ प्रूफ करना है, तो मैंने यहाँ पे आई एक्स लिया और इक्वल टू लिख दिया एक्स। क्यों? आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है वो एज इट इज आता है। क्लियर? अब इस x की वैल्यू क्या मेरे पास, ये पूरी, तो वो वैल्यू रख दी, आई एक्स इक्वल टू पूरी की पूरी वैल्यू। ठीक है बेटा? अब देखो इस x1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, p1x1, p1x, इस x2 को क्या लिख सकती हूँ, p2x, इस x3 को क्या लिख सकती हूँ, p3x, सो ऑन करके दिस। अब सब में x कॉमन है बेटा, x कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास यहाँ पर आइडेंटिटी के साथ x है और इसके साथ x है। अब देखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए। अब इसको या तो आप बेटा, इनके दो तरीके होते हैं, जब इस तरीके से आ जाए कि इस पे मैंने आइडेंटिटी लगाई, मेरे पास एक वैल्यू आई, इस पर मैंने एक आइडेंटिटी लगाई, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, ये लगाया, उसकी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है जब ये इसके इक्वल हो। एक तो ये प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है बेटा, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये ऐसे है, ये इधर प्लस में इधर माइनस में ले आओ बेटा, p1 प्लस के p2 प्लस के p3 सो ऑन pm x इक्वल टू 0। ठीक है? अब यहां से x x कॉमन है, कॉमन ले लिया, आइडेंटिटी दिस और ये एज इट इज, pm। ठीक है? और यहाँ पे x इक्वल टू 0 और ये है मेरे पास फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H। तो बेटा अभी वो बात आई थी, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए बात चल रही है। अगर उन वेक्टर पर मैं ये वाली प्रोजेक्शन बोल दो, ऑपरेटर बोल दो, अगर लगाती हूँ तो मुझे 0 बना देता है। तो ये कब पॉसिबल है बेटा, ये तभी पॉसिबल है ये जब खुद 0 ऑपरेटर हो। ठीक है? क्योंकि एक 0 ऑपरेटर ही दुनिया में एक ऐसा ऑपरेटर है कि उसके साथ कुछ भी ले आओ वो उसको 0 ही बना देगा। तो हिल्बर्ट स्पेस जो है मेरे पास, उसमें से मैं सारे के सारे वेक्टर लाई, सभी के सभी, फिर उस पे ये ऑपरेटर लगाया, उसके बाद भी मुझे 0 ही बना रहा है वो, हर एक वेक्टर को, x1 x2 x3 x जितने भी हैं। ठीक है? उन सब को क्या कर रहा है वो, 0 ही बना रहा है। तो ये कभी तब पॉसिबल होगा जब ये मेरे पास क्या हो, 0 ऑपरेटर हो, बाय द डेफिनेशन ऑफ 0 ऑपरेटर। तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में, तो वही चीज आ जाएगी। तो ये एक तो लॉजिक ऐसे हो गया, इसको निकाला, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर की बात है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये इसके इक्वल होगा। वो तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें होगी। देन अगर लॉजिक आप देखते हो तो वो यही है, इधर जाएगा दिस माइनस, और हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर अगर मैं ला रही हूँ और उस पर ये अप्लाई कर रही हूँ तो ये मुझे 0 बना रहा है। ये तभी पॉसिबल है ये जब 0 ऑपरेटर होगा, क्योंकि दुनिया में एक 0 ही ऑपरेटर ऐसा है जो कुछ भी लाओ उसको 0 बना देता है। ठीक है बेटा? तो वो लॉजिक, तो ये इसके इक्वल, तो मेरे पास अब ये भी प्रूफ हो गया। नाउ अब प्रूफ करती हूँ मैं दिस। अब इसके लिए यहाँ पे जब मुझे ये प्रूफ करना होगा तो यहाँ पे λ1 λ2 λm ये है, ये क्या मेरे पास आइगन वैल्यूज, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है ऑफ टी की। अगर यहाँ पे ये आइगन वैल्यूज है, मतलब प्रॉपर वैल्यूज आइगन वैल्यूज है, तो देन देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर्स। कैसे? λ1 के लिए x1, λ2 के लिए x2 और
इसके लिए xm सच डैट, कैसे कि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, tx1 इक्वल टू लैम्डा 1 x1, tx2 इक्वल टू लैम्डा 2 x2, tx3 इक्वल टू लैम्डा 3 x3 सो ऑन। सिमिलर, यही तो होती थी प्रॉपर वैल्यू की डेफिनेशन। प्रॉपर वैल्यू किसे कहते थे, म्यू इज ए प्रॉपर वैल्यू, म्यू इज ए प्रॉपर वैल्यू for t there exists a non-zero vector x such that tx equal to mu x। तो वही चीज किया गया है। प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे मेरे पास जो है लैम्डा 1 है, तो लैम्डा 1 के लिए यहाँ पे एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा x1 और इस तरीके की फॉर्म में। ठीक है, ये प्रोसीजर बाय द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज या प्रॉपर वैल्यूज। ठीक है, यूज हो गया। मुझे प्रूफ करना है दिस, तो यहाँ पे मैं tx लेके चल रही हूँ और इस x की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा, ये पूरी की पूरी दो, या आप ये कह सकते हो लेके नहीं चलना, दोनों साइड t अप्लाई कर दो, ये भी कह सकते हो। ठीक है, अब t मेरे पास क्या है, ऑपरेटर, ऑपरेटर है लीनियर ऑपरेटर, तो अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि एक साथ सब में है, बाहर है तो अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर की हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, tx प्लस के वाई, अगर यहाँ पे ये है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो के लिए बताया मैंने, सबके लिए ही ऐसे होगा, तो tx1 प्लस tx2 सो ऑन दिस। अब देखो यहाँ पे tx1 की वैल्यू क्या मेरे पास, लैम्डा 1 x1 लैम्डा 2 x2 सो ऑन, वैल्यू पुट कर दी। अब देखो x1 की वैल्यू क्या मेरे पास, यहाँ से देखो p1x, x2 की वैल्यू xm की वैल्यू रख दी, फिर x x सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, रिमेनिंग ये बचा। अब वही चीज जो प्रोसीजर मैंने यहाँ पे बताया वही प्रोसीजर होगा यहाँ पे। कैसे, या तो आप सिंपल बोल दो हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए ये निकालो और ये निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तभी पॉसिबल है जब ये और ये ऑपरेटर सेम हो। ठीक है, या दूसरी चीज बेटा tx इक्वल टू लैम्डा 1 p1 प्लस लैम्डा 2 p2 प्लस करके लैम्डा m pm, यहाँ पे x ये इधर आएगा मेरे पास तो माइनस में, या मैं डायरेक्ट कर दूं बेटा माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से x कॉमन लूंगी, यहाँ भी, तो मेरे पास ये बचेगा लैम्डा m pm x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। तो हिल्बर्ट स्पेस के जो भी वेक्टर है, जो भी सब के लिए है बेटा, फॉर ऑल मतलब सब, हिल्बर्ट स्पेस के जितने भी वेक्टर हैं, अगर उस पर मैं ये वाला ये ऑपरेट कर रही हूँ तो वो मुझे 0 बना देता है। मतलब यहाँ पे कोई भी वेक्टर लाओ, उस पर ये लगाओ, 0 आ गया, कुछ भी लेके आओ। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है बेटा, जब ये खुद 0 ऑपरेटर हो, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक 0 ऑपरेटर ही ऐसा है कि स्पेस से कुछ भी उठा लाओ आप और उस पर वो लगा दो तो वो उसको 0 बना देगा। ठीक है, तो इसका मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ 0 ऑपरेटर, 0 ऑपरेटर की डेफिनेशन से ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0, इधर माइनस में, ये इधर आके प्लस में। क्लियर बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर पर अगर ये ऑपरेट कर रही हूँ तो ये मुझे 0 बना रहा है, मतलब सबको 0 बना रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब 0 ऑपरेटर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फर्स्ट फिनिश होता है। आई होप आज आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने किया था फर्स्ट इम्प्लाइज टू सेकंड, सिंपल सिर्फ लॉजिक से चलना है, जो जो चीजें हमें गिवन है, फर्स्ट जो जो चीजें गिवन थी सिर्फ उसी को लेके हम चले और हमने ये पूरा प्रूफ कर दिया। तो बेटा आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।